4 नवंबर 1914 ब्रिटिश जहाज एंड्योरेंस तूफानी समुद्रों से होते हुए दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी महाद्वीप अंटार्कटिका की ओर बढ़ रहा था। जहाज में 28 लोगों का दल था और उसका नेतृत्व प्रसिद्ध खोजकर्ता सर अर्नेस्ट शेकलटन कर रहे थे, जिनका लक्ष्य एक ऐसा कारनामा करना था जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। अंटार्कटिका को एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल पार करना। उस समय न स्मार्टफोन थे, न जीपीएस, न आधुनिक तकनीक, और इस बर्फीले महाद्वीप का तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर सकता था और बर्फीले तूफान भी आते थे। फिर भी उन्होंने वेडेल सागर के रास्ते तट तक पहुंचने और वहां से 2900 किलोमीटर की यात्रा शुरू करने की योजना बनाई, जो दक्षिणी ध्रुव से गुजरते हुए रॉस सागर तक पहुंचती, जो लगभग 120 दिनों में पूरी होनी थी। 5 नवंबर 1914 को वे दक्षिण जॉर्जिया द्वीप पर एक व्हेलिंग स्टेशन पर पहुंचे, जो यात्रा का अंतिम मानव बस्ती था, जहां स्थानीय लोगों ने उन्हें खतरनाक मौसम और वेडेल सागर में बर्फ के घनत्व के कारण देरी करने की सलाह दी, लेकिन शेकलटन ने उनकी बात अनसुनी कर दी। 5 दिसंबर 1914 को जहाज भारी बर्फ से गुजरता रहा, लेकिन 18 जनवरी 1915 को यह पूरी तरह से बर्फ से ढक गया। चालक दल ने इंजनों को पूरी गति से चलाने और बर्फ को काटने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे, और जिस बर्फ की चादर पर जहाज फंसा हुआ था वह तट से और दूर होती गई, जब तक कि वे व्हिस्लर खाड़ी से 60 मील दूर नहीं पहुंच गए। चूंकि बीच में पानी था, वे चल नहीं सकते थे, इसलिए महीनों तक जहाज पर ही प्रयास जारी रहा, लेकिन बर्फ की पकड़ मजबूत होती गई, और जैसे जैसे सर्दी करीब आई, शेकलटन ने सभी को जहाज पर ही सर्दियां बिताने का आदेश दिया, जहां 24 घंटे अंधेरा और भयंकर बर्फीला तूफान रहता था। फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ले द्वारा ली गई तस्वीरों में साफ दिखाई देता है कि कैसे बर्फ जहाज को कुचल रही थी। 30 सितंबर 1915 को जहाज में दरारें पड़ गईं, लेकिन 24 अक्टूबर की शाम 6:45 पर तेज दबाव में बर्फ टूटकर जहाज के पिछले हिस्से से टकराई, जिससे पानी अंदर घुस गया। चालक दल ने पानी निकालने के लिए 3 दिन तक लगातार पंप चलाने की कोशिश की, लेकिन पानी तेजी से भर रहा था और तापमान 0 से 8.5 डिग्री नीचे तक गिर गया था। लेकिन इन सब के बावजूद चालक दल न तो घबराया और न ही हार मानी। कुछ क्रू सदस्यों ने जहाज पर दबाव कम करने के लिए उसके चारों ओर जमी बर्फ की चादर को ढीला करने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश भी नाकाम रही। पानी तेजी से जहाज में घुसता रहा और बर्फ का दबाव कम नहीं हुआ। आखिरकार शेकलटन ने हार मान ली और क्रू को जहाज छोड़ने का आदेश दिया। हालात देखकर एक सदस्य टॉम मैकलियोड ने कहा कि अब उनमें से कोई भी घर नहीं लौट पाएगा। जहाज 9 महीने से ज्यादा समय से फंसा हुआ था। तभी 27 अक्टूबर 1915 को एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। शेकलटन ने पलटकर देखा तो एक अद्भुत नजारा दिखा। जहाज का पिछला हिस्सा अचानक 20 फीट ऊपर उठ गया। उसका स्टीयरिंग और पिछला हिस्सा टूट गया। लकड़ी के हिस्से टूटने लगे और आगे का हिस्सा पानी से भर गया। गनीमत रही कि क्रू तब तक जहाज छोड़ चुका था। कुछ देर बाद पानी जम गया और जहाज का अगला हिस्सा इस अतिरिक्त भार से डूबने लगा, और इसके साथ ही अंटार्कटिका को पैदल पार करने का शेकलटन का सपना भी डूब गया। अब सबसे कीमती चीज उनकी जान थी, लेकिन सवाल ये था, क्या वे जिंदा वापस लौट पाएंगे? उनके पास न रेडियो था, न टेलीफोन, न दुनिया से संपर्क का कोई जरिया। वे समुद्र में तैरती बर्फ की एक चादर पर, इसी चादर पर एक विशाल हिमखंड था जहां उन्होंने डेरा डाला था। पहली सूची में 3 छोटी नावें, चालक दल के कुछ निजी सामान और सिर्फ 1 महीने का राशन था। सोने के लिए जगह कम थी। ठंड से बचने के लिए कई लोग बर्फ पर एक साथ सोते थे। किसी भी गुजरते जहाज के लिए उन्हें यहाँ ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि अंटार्कटिका महासागर में कोई जहाज नहीं आता था। 1 साल से ज्यादा हो गया था जब उन्होंने किसी इंसान को देखा था। दुनिया को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वे जिंदा है। शेकलटन के पास बस अपने अनुभव और हुनर का ही भरोसा था, लेकिन ये भरोसा उन्हें कब तक जिंदा रखता? खाना खत्म होने के बाद क्या होगा? बर्फ पर डेरा डालना भी कोई स्थायी उपाय नहीं था, क्योंकि बर्फ कभी भी टूट सकती थी, इसलिए उन्हें जमीन की जरूरत थी। शेकलटन की गणना के अनुसार सबसे नजदीकी जमीन आर्कटिक महासागर में लगभग 550 किलोमीटर दूर बॉल्ट द्वीप था, अंटार्कटिका के किनारे पर था। दिलचस्प बात यह है कि 1903 में एक स्वीडिश जहाज के फंस जाने के बाद कुछ राहत सामग्री यहाँ छोड़ी गई थी, ताकि भविष्य में अगर किसी जहाज का एक्सीडेंट हो तो उसे यहाँ से मदद मिल सके। ये उपकरण शेकलटन ने खुद खरीदे और 12 साल बाद वही उपकरण उनके लिए सबसे जरूरी थे। चालक दल ने सर्वसम्मति से बॉल्ट द्वीप जाने का फैसला किया
और सामान स्लेज पर लादने की तैयारी की। शेकलेटन ने आदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम 2 पाउंड जरूरी सामान ले जा सकता है। कई लोग अपना निजी कीमती सामान साथ लाए थे, लेकिन शेकलेटन ने उन्हें याद दिलाया कि जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है और उन्होंने अपने सोने के सिक्के और बाइबल बर्फ में छोड़ दी। फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ले ने लगभग 400 तस्वीरें ली, लेकिन वजन की पाबंदी के कारण वे केवल 150 नेगेटिव ही ले पाए। इन्हीं 100 तस्वीरों ने बाद में इस ऐतिहासिक घटना को दुनिया के सामने लाया। कुछ हफ्ते बाद खाने की कमी के कारण चालक दल के साथ रहने वाले कुत्तों को मार दिया गया, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। तैयारी पूरी होने के बाद उपकरणों को नावों और स्लेज पर लाद दिया गया। प्रत्येक नाव का वजन लगभग 1 टन था। उन्हें खींचना आसान नहीं था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि उस समय अंटार्कटिका में गर्मी लौट आई थी और तापमान ने बर्फ की चादर की सतह को नरम कर दिया था, जिससे उपकरणों को खींचना और भी मुश्किल हो गया था। 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जब चालक दल ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने केवल 1 मील की दूरी तय की थी। आगे का रास्ता और भी मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए शेकलेटन ने यहीं शिविर लगाने और बर्फ की चादर के जमीन के करीब आने का इंतजार करने का इस जगह को बाद में ओशन कैंप कहा गया और शेकलेटन ने प्रत्येक सदस्य को एक काम सौंपा। बोरियत या अवसाद से बचने के लिए 21 नवंबर 1915 को एंड्योरेंस के पिछले हिस्से पर दबाव इतना बढ़ गया कि जहाज पानी पर छप छप करने लगा और कुछ देर हवा में मंडराने के बाद पूरी तरह बर्फ में डूब गया। चालक दल जहाज से कुछ किलोमीटर दूर था और उसने यह दृश्य देखा। हालांकि वे जहाज को पहले ही छोड़ चुके थे, लेकिन जहाज को इस तरह डूबते देखना उनके लिए एक गहरा भावनात्मक आघात था, मानो दुनिया से उनका आखिरी नाता ही टूट गया। अब सिर्फ बर्फ की चादर और उस पर बना ओशन कैंप ही बचा था। अगले कुछ दिन तो बेहतर रहे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद बर्फ की चादर पूर्व की ओर और जमीन से और दूर खिसकने लगी। इसलिए 23 दिसंबर 1915 को शेकलेटन ने ओशन कैंप छोड़कर फिर से पैदल चलने का फैसला किया। कुछ किलोमीटर चलने के बाद उन्हें पतली बर्फ और पानी मिला और वे न तो आगे बढ़ सकते थे और न ही पीछे मुड़ सकते थे। इसलिए उन्होंने उसी बर्फ की चादर पर फिर से डेरा जमा लिया। भोजन की कमी को देखते हुए शेकलेटन ने कड़े प्रतिबंध लगा दिए। प्रत्येक व्यक्ति को दिन में केवल 1 बिस्किट, थोड़ा सा स्किम्ड दूध और डिब्बा बंद उच्च वसा वाला मांस दिया जाता था। चालक दल के सदस्य जो भी सील या पेंगुइन पकड़ पाते उसे खा लेते थे। वास्तव में भोजन की कमी चिंताजनक हो गई थी, लेकिन मनोबल बनाए रखने के लिए शेकलेटन अक्सर चालक दल से भोजन की मात्रा के बारे में झूठ बोलते थे। कहते थे, चिंता मत करो दोस्तों, जीने के लिए पर्याप्त है। वह जानते थे कि इस स्थिति में जीवित रहने के लिए सबसे जरूरी चीज मानसिक शक्ति थी। कई महीनों तक वे इस नए शिविर में रहे और सौभाग्य से बर्फ की चादर सही दिशा में बह रही थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, जब तक कि नया साल शुरू नहीं हो गया। 23 मार्च 1916 की सुबह शेकलेटन ने कोहरे के बीच कुछ देखा। जैसे ही कोहरा छोटा, पहाड़ दिखाई दिए। शेकलेटन ने उसे जॉइनविले द्वीप के रूप में पहचान लिया, लेकिन दिखना अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि यह द्वीप महाद्वीप के सिरे पर स्थित था। इसका मतलब था कि वे बर्फ पर इतनी दूर बह गए थे कि पॉल्ट द्वीप पीछे छूट गया था। जॉइनविले द्वीप पॉल्ट द्वीप से केवल 57 मील दूर था, लेकिन पश्चिम में 90 डिग्री के कोण पर था। बीच में बर्फ की इतनी मोटी परत थी कि उसे पार करना लगभग नामुमकिन था। इसलिए शेकलेटन ने अपने नक्शे पर फिर से नजर डाली और देखा कि अगर वे उत्तर की ओर बहते रहे। शेकलेटन की गणना के अनुसार आगे केवल 2 द्वीप थे, क्लेरेंस द्वीप और एलिफेंट द्वीप, और फिर हजारों किलोमीटर पानी, और वह भी एक ऐसे महासागर में जिसकी लहरें इतनी ऊंची थी कि बचने की संभावना लगभग शून्य थी। दक्षिण अमेरिका के सुदूर दक्षिणी सिरे और अंटार्कटिका के सुदूर उत्तरी सिरे के बीच स्थित इस खतरनाक समुद्री मार्ग को ड्रैक पैसेज कहा जाता है, जो दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री मार्ग है। इसमें लहरें 12 मीटर तक ऊंची उठती हैं और अब तक 20,000 से ज्यादा नाविक इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कम से कम 800 जहाज इसमें डूब चुके हैं। आज भी 2025 में अगर किसी ने इस रास्ते को पार करने की कोशिश की तो सबसे बड़े क्रूज जहाज को हिलाकर रख देगा। शेकलेटन को पता था कि अगर वे बर्फ की चादर पर बहते हुए ड्रेक पैसेज तक पहुंच गए तो सब मारे जाएंगे। इस बीच खाने की कमी इतनी बढ़ गई कि कच्चे मांस के हिस्से जो पहले कुत्तों के लिए रखे जाते थे अब इंसानों को खाने पड़ रहे थे, जिन्हें कम बदबूदार हिस्से खाने पड़ रहे थे। पीने के लिए, बर्फ पिघलाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति
बर्फ से भरा एक छोटा सा डिब्बा अपने शरीर से लगाता था ताकि शरीर की गर्मी से बर्फ पिघल जाए और पीने के लिए कुछ चम्मच साफ पानी मिल जाए। चालक दल में कुल 28 लोग शामिल थे, हालांकि आधिकारिक तौर पर केवल 27 होने चाहिए थे। जब जहाज अगस्त 1914 में ब्रिटेन से रवाना हुआ तो 28वां व्यक्ति ब्लैकबोरो चुपके से जहाज पर चढ़ गया। हालांकि शेकलटन ने पहले ही उसे शामिल करने से इनकार कर दिया था। जब उसे पकड़ लिया गया तो शेकलटन ने मजाक में कहा कि अगर भोजन की कमी हुई तो वह सबसे पहले खाया जाए। सौभाग्य से बात उस बिंदु तक नहीं पहुंची, क्योंकि एक दिन उन्होंने एक समुद्री तेंदुआ देखा जिसका उन्होंने शिकार किया और लगभग 1000 पाउंड मांस प्राप्त किया। इसके अलावा कई चालक दल के सदस्य अपने कुत्तों को मारकर खा गए। 7 अप्रैल 1916 को बर्फ की चादर पर बहते हुए चालक दल ने आखिरकार उत्तर में लगभग 83 किलोमीटर 52 मील दूर क्लेरेंस द्वीप को देखा, लेकिन हवा अचानक पूर्व की ओर मुड़ गई, जहां कोई जमीन नहीं थी। कुछ ही घंटों में उनकी उम्मीदें धराशायी हो गई, क्योंकि बर्फ की चादर सिकुड़कर सिर्फ 50 मीटर फीट रह गई थी, जो उनके लिए खतरनाक था। शेकलटन ने सभी को 3 नावों में बिठाकर क्लेरेंस द्वीप की ओर जाने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें पानी, बर्फ की चट्टानों और हिमखंडों का सामना करना पड़ा। वे थोड़ा आगे गए और उन्हें एक और मजबूत बर्फ की चादर मिली, जहां उन्होंने एक नया शिविर स्थापित किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने शिविर स्थापित किया, एक बड़ी दरार खुल गई और उनके साथ ही एर्नी हॉलिन्स पानी में गिर गए। बाकी चालक दल ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद शेकलटन ने अंधेरे में आवाज लगाई, नाव लाओ, और चालक दल के लोग आकर उसे ले गए। शेकलटन ने सबसे पहले हॉलिन्स के बारे में पूछा, जो कांप रहा था। पानी में गिरने के बाद हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ गया था, पर आग जलाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए शेकलटन ने उसे तब तक चलते रहने का आदेश दिया जब तक उसके कपड़े शरीर की गर्मी से सूख न जाए। वह पूरी रात चलता रहा और आखिरकार उसके कपड़े सूख गए और ठंड कम हो गई। हवा का रुख बदल रहा था और बर्फ की चादर एक दिशा से दूसरी दिशा में बह रही थी। इस दौरान उन्होंने 4 बार अपनी मंजिल बदली, पहले क्लेरेंस द्वीप, फिर किंग जॉर्ज द्वीप, फिर होप बे और आखिरकार एलिफेंट द्वीप जाने का फैसला किया गया, जो ड्रैक पैसेज से पहले आखिरी द्वीप था और उत्तर पश्चिम में 160 किलोमीटर दूर था। बर्फ की चादर पहले से ही उत्तर की ओर बढ़ रही थी, इसलिए तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर गया था। बर्फ की परत हल्की हो रही थी, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि ताजे पानी की आपूर्ति कम हो रही। पानी लगभग खत्म हो गया था। सभी के होंठ प्यास से सूजे और फटे हुए थे। उनके गले इतने सूखे थे कि भोजन निगलना मुश्किल था। सभी को कच्चा सील मांस दिया गया ताकि उसका खून भोजन निगलने में आसानी करे। इस बीच उनका हिमखंड धीरे धीरे एलिफेंट द्वीप की ओर बह रहा था। वे द्वीप से केवल 50 किलोमीटर दूर थे। शेकलटन ने सभी नावों को पानी में उतारने का आदेश दिया। यात्रा का यह अंतिम चरण नावों में पूरा होगा। 15 अप्रैल 1916 को चालक दल को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हुआ जब 3 नावें सुरक्षित रूप से द्वीप पर पहुंच गईं और पानी पर 497 दिनों के बाद वे अंततः जमीन पर खड़े थे। नरक से गुजरने के बाद चट्टान का यह उजाड़ और निर्जन टुकड़ा स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि उनके पैर वास्तव में जमीन पर हैं, बर्फ पर नहीं। हर कोई खुश था, लेकिन समस्याएं खत्म नहीं हुई थी। चालक दल के एक सदस्य ब्लैकबरो के पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। एक अन्य सदस्य रिक्सन को द्वीप पर पहुंचने पर दिल का दौरा पड़ा, लेकिन किसी तरह बच गए। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि एलिफेंट द्वीप पूरी तरह से निर्जन था। वहां न तो कोई इंसान रहता था, न कोई बचाव उपकरण और न ही संचार का कोई साधन। द्वीप ऐसी जगह पर था जहां न कोई आता जाता था और न ही जहाज गुजरते थे। समस्या यह थी कि घर वापस कैसे जाए। नक्शे को देखते हुए शेकलटन के पास 3 विकल्प थे। केप हॉर्न, दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी छोर, लगभग 800 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में। फॉकलैंड द्वीप, दक्षिण अमेरिका से लगभग 880 किलोमीटर पूर्व में। या तीसरा, मदद पाने के लिए 1300 किलोमीटर उत्तर पूर्व में दक्षिण जॉर्जिया द्वीप जाए। पहले 2 विकल्प नजदीक थे, लेकिन वहां पहुंचने का मतलब था ड्रेक पैसेज से गुजरना। शेकलटन ने तीसरा रास्ता इसलिए चुना क्योंकि उनका मानना था कि इस रास्ते पर समुद्र और हवा ज्यादा मददगार होगी। चालक दल इतना थक गया था कि सभी को अपने साथ ले जाना संभव नहीं था, इसलिए शेकलटन ने 5 लोगों की एक छोटी टीम के साथ नाव से दक्षिण जॉर्जिया जाने का, ताकि वहां किसी जहाज से मदद मिल सके, जबकि बाकी लोग एलिफेंट आइलैंड पर डेरा डालेंगे। 24 अप्रैल 1916
1916 को शेकलटन और उनकी टीम नाव पर सवार होकर रवाना हुए। नक्शे को देखकर पता चला कि वे ड्रेक पैसेज से पूरी तरह बच नहीं सकते थे। उन्हें इस खतरनाक समुद्री रास्ते को पार करना था। इस छोटी नाव में सवार होकर वे दुनिया के सबसे खतरनाक पानी में उतर गए। लंबी यात्राओं में वे 4 घंटे नाव चलाते और 4 घंटे आराम करते, लेकिन इस छोटी सी नाव में कितना आराम संभव था। लहरों से भीगते, उल्टियाँ करते और थकावट में यात्रा भी थी। अप्रैल में अंटार्कटिका में सर्दी शुरू हो जाती है। सूरज कुछ ही घंटों के लिए निकलता है और बाकी 20 घंटे अंधेरे में रहते हैं। ये कुछ घंटे सेक्सटेंट का इस्तेमाल करके दिशा जानने के लिए कीमती थे। नाव में लगातार पानी घुस रहा था और उन्हें उसे पंप करके निकालना पड़ रहा था। कई बार इतनी बड़ी लहरें आईं कि नाव डूबने के करीब पहुंच गई, लेकिन वे भाग्यशाली थे कि बच गए। खाना तो था, लेकिन नाव के डेक पर सीधे बैठकर खाने की जगह नहीं थी, इसलिए उन्हें लेटकर खाना पड़ा। परिस्थितियां इतनी कठिन थी कि शेकलटन की हिम्मत टूटने लगी। जब कोई पक्षी नाव के चारों ओर चक्कर लगाने लगा तो वह गुस्से से उस पर चिल्लाने लगा। आखिरकार कई दिनों तक चलने के बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। दक्षिण जॉर्जिया द्वीप केवल 3 मील दूर था जब अचानक एक तूफान आया। नाव बेकाबू होकर लहरों में उछलती रही। हर किसी की ताकत खत्म हो गई थी और उन्हें बिस्तर पर जाना पड़ा। कुछ घंटों के बाद हवा शांत हो गई, बादल छंट गए और द्वीप दिखाई देने लगा। अब केवल 1 मील बचा था। पूरी ताकत से नाव चलाते रहे। 3 हफ्ते तक लगातार तूफानों, हवाओं और समुद्र से लड़ने के बाद 10 मई 1916 को वे दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के तट पर पहुंचे। वही द्वीप जहां से उन्होंने 522 दिन पहले अंटार्कटिका की यात्रा शुरू की थी। उन पर खुशी की लहर छा गई। सभी ने एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि दक्षिण जॉर्जिया द्वीप 100 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है और जिस तट पर वे उतरे, मानव आबादी और व्हेलिंग स्टेशन विपरीत दिशा में थे। जब वे दक्षिण जॉर्जिया द्वीप पहुंचे तो उन्होंने पाया कि व्हेलिंग स्टेशन द्वीप के दूसरी ओर था। वहां पहुंचने के केवल 2 ही रास्ते थे। पहला, नाव पर वापस चढ़कर समुद्र के रास्ते 130 मील की यात्रा करके उत्तर की ओर पहुंचना, या उत्तर की ओर पैदल चलना, जो केवल 29 मील दूर था। लेकिन समस्या यह थी कि द्वीप के पहाड़ इतने खतरनाक और ऊंचे थे कि आज तक कोई भी उन्हें पैदल पार नहीं कर पाया था। यह असंभव माना जाता था। इसलिए उन्होंने नाव का विकल्प चुना, लेकिन वह भी तूफानों से इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी कि अब इस्तेमाल करने लायक नहीं थी। इसलिए उनके पास पैदल चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शेकलटन हार मानने वाले नहीं थे। 1 साल से ज्यादा लगातार कष्ट सहने के बाद अब पीछे मुड़ना संभव नहीं था। उनके सामने 10,000 फीट ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ थे, जिन्हें किसी न किसी तरह पार करना ही था। शेकलटन ने पहले आराम करने और स्वास्थ्य लाभ करने का फैसला किया। इसलिए वे 9 दिनों तक एक गुफा में रहे, जहां अल्बाट्रॉस, सील और पेंगुइन भरपूर भोजन उपलब्ध कराते थे। 19 मई 1916 को सुबह 3 बजे शेकलटन किंग हॉक्स बे से केवल 2 साथियों, वॉर्सली और क्रायन के साथ रवाना हुए। उन्होंने अपने स्लीपिंग बैग वहीं छोड़ दिए और हल्के फुल्के सामान के साथ चल पड़े। बर्फ घुटनों तक गहरी थी और पहाड़ इतने ऊंचे थे कि आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता ऊपर चढ़ना था, और अगर रास्ता अवरुद्ध होता तो उन्हें वापस नीचे उतरकर दूसरे पहाड़ पर चढ़ना पड़ता। कई बार जिसे उन्होंने जमी हुई झील समझा, वह समुद्र की एक शाखा निकली और उन्हें आगे बढ़ने के बजाय दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई। अंत में जब वे आखिरी पहाड़ पर चढ़े तो आगे एक गहरी घाटी थी जिसकी ढलान खतरनाक और खड़ी थी। पीछे कोहरा और आगे अंधेरा था। पीछे मुड़ने में असमर्थ उन्होंने एक रस्सी बांधी और पहाड़ में सीढ़ियां काटकर नीचे उतरने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने स्ट्रैमनेस व्हेलिंग स्टेशन और लोगों को देखा। 36 घंटे की लगातार चढ़ाई के बाद 20 मई 1916 को वे तीनों एलार्डिस रेंज को पार कर स्ट्रैमनेस व्हेलिंग स्टेशन पहुंचे। ये पहली बार था कि किसी ने दक्षिण जॉर्जिया द्वीप को पैदल पार किया था, और इस कारनामे को दोहराने में 1955 तक का समय लगा, वो भी पूरी तैयारी के साथ। शेकलटन के पास कोई टेंट या स्लीपिंग बैग नहीं था, बस साहस, दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। जब वे व्हेलिंग स्टेशन पहुंचे तो ये बताना मुश्किल था कि वे लोग थे या नहीं। उनकी दाढ़ी लंबी थी, उनके चेहरे काले थे और उनके कपड़े फटे हुए थे। केवल उनकी आंखें दिखाई दे रही थी। स्टेशन के फैक्ट्री मैनेजर ने आखिरकार इसे शेकलटन के रूप में पहचाना, वही आदमी जो 2 साल पहले अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका में गायब हो गया था। फैक्ट्री मैनेजर ने तुरंत उन्हें खाना, नए कपड़े और सोने के लिए बिस्तर दिया। तीनों ने स्नान किया, दाढ़ी बनाई
और अगले दिन वॉर्सले अपने 3 साथियों को बचाने के लिए नाव से किंग हॉकिन खाड़ी लौट आया। शैकल्टन ने द्वीप के दूसरी ओर अपने 3 साथियों को बचा लिया था, लेकिन अब उसकी मुख्य चिंता एलिफेंट द्वीप पर फंसे अपने 22 साथियों की थी, जिन्हें उसने पिछले 1 महीने से नहीं देखा था। क्या वे अब भी जिंदा थे? ऐसी मुश्किल परिस्थिति में कोई इंसान कितना साहस रख सकता है, खासकर तब जब आपको पता ना हो कि आपका कैप्टन ड्रेक स्ट्रेट पार कर पाया या नहीं, और कोई आपको बचाने आएगा भी या नहीं। शैकल्टन ने उन्हें जल्द से जल्द बचाने की कोशिश की, लेकिन पहली बार जब वो दूसरे जहाज के साथ वहां पहुंचा तो जहाज बर्फ में फंस गया। दूसरी बार वो नाकाम रहा और तीसरी बार भी यही हुआ। उसने 3 महीनों में 3 बार कोशिश की, लेकिन हर बार बर्फ के कारण उसे वापस लौटना पड़ा और उसकी चिंताएं बढ़ती गईं। उसने ब्रिटिश सरकार से एक खास आइस ब्रेकर मांगा। उसे डिस्कवरी नाम का जहाज दिया गया, लेकिन उसे आने में हफ्तों लग जाते और शैकल्टन इंतजार करने के मूड में नहीं था। उन्होंने चिली सरकार से एक जहाज मांगा और उन्हें येल्चो नाम का एक जहाज मिल गया। 25 अगस्त 1916 को वे उस पर सवार होकर फिर से एलिफेंट द्वीप के लिए रवाना हुए। लगभग 6 दिन की यात्रा के बाद इस बार वे 30 अगस्त को द्वीप पर पहुंच गए, लेकिन वहां जो दृश्य उन्होंने देखा वो अद्भुत था। शैकल्टन जानते थे कि पीछे छूट गए साथियों को नेतृत्व की जरूरत होगी, इसलिए उन्होंने रास्ते में फ्रैंक वाइल को अपना नेता नियुक्त किया। फ्रैंक के आदेश पर उन्होंने 2 नावों को पलट दिया और एक आश्रय स्थल बनाया और वहां 128 दिन बिताए। उन्होंने भोजन के लिए पेंगुइन और सील का शिकार किया। भीषण ठंड, भूख और निराशा के बीच फ्रैंक हर सुबह एक ही बात दोहराते थे, सामान बांध लो दोस्तों, शायद आज बॉस आएंगे। बॉस का मतलब शैकल्टन था, लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और बॉस नहीं आए। हर सुबह फ्रैंक ये देखने के लिए पहाड़ी पर चढ़ते थे कि कोई जहाज आया है या नहीं, और हर शाम निराश होकर लौटते थे। 4 महीने बाद मनोबल गिरने लगा, हालात बिगड़ते गए। ब्लैकबरो के पैर में खतरनाक गैंग्रीन का संक्रमण हो गया और उसे काटना पड़ा। हर गुजरते दिन के साथ उन्हें लगने लगा कि शैकल्टन शायद दक्षिण जॉर्जिया पहुंच ही नहीं पाया होगा या जहाज रास्ते में ही डूब गया होगा। शैकल्टन को गए 4 महीने और 6 दिन हो गए थे, इसलिए फ्रैंक वाइल ने आगे बढ़ने का फैसला किया। इस बार उन्होंने अपना सामान समेट लिया, लेकिन बचाव की उम्मीद में नहीं, बल्कि डेसेप्शन आइलैंड की तरफ रवाना होने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वे एलिफेंट आइलैंड छोड़ते, उन्होंने समुद्र में दूर कुछ देखा। एक बड़ा जहाज उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये येल्चो था। जब जहाज करीब आया तो उन्होंने अपने कमांडर और बॉस शैकल्टन को देखा। पहरा देने वाले आदमी ने अचानक जोर से पुकारा, वाइल्ड वाइल्ड, एक जहाज है, क्या हमें फ्लेयर नहीं जलानी चाहिए? आखिरकार उनका बॉस उन्हें बचाने पहुंच गया। शैकल्टन हैरान रह गया कि सभी 22 साथी जीवित थे और किसी ने हार नहीं मानी थी। बर्फ, पहाड़ों और समुद्र से लगभग 2 साल लड़ने के बाद शैकल्टन और उसकी टीम घर वापस पहुंची। जब हम उतरे तो लोगों ने इतनी गर्मजोशी से स्वागत किया कि वे हमें दोबारा समुद्र में धकेल देते। यह वास्तव में एक चमत्कार था। शैकल्टन 27 लोगों के साथ रवाना हुआ था और 27 ही के साथ वापस आया। ये सब शैकल्टन की नेतृत्व क्षमता, हौसले, टीम के संकल्प और अटूट टीम वर्क की वजह से संभव हुआ। दोस्तों, इस घटना के 106 साल बाद 2022 में शोधकर्ताओं ने समुद्र में शोध करते हुए वेडल सी में सतह से 10,000 फीट नीचे शैकल्टन का जहाज एंड्योरेंस खोजा। संरक्षण की स्थिति बिल्कुल शानदार है। वेडल सी में लकड़ी खाने वाले समुद्री कीड़े नहीं पाए जाते। यह आश्चर्यजनक है कि इस जहाज के मलबे को खोजने में 106 साल लगे और अंटार्कटिका के पास डूबने के बावजूद यह आज भी बेहतरीन स्थिति में है। इस जहाज की हाल की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो कुछ साल पहले ली गई थी। आज अगर आप साउथ जॉर्जिया आइलैंड जाएं, तो आपको वहां शैकल्टन का कब्र मिलेगा। वे इतिहास रचने यानी अंटार्कटिका को पैदल पार करने निकले थे। हालांकि उनका मूल योजना असफल हुई, लेकिन उन्होंने उससे भी बड़ा चमत्कार कर दिखाया, कुछ ऐसा जो कहीं ज्यादा हैरान करने वाला था। फ्लाइट 571 के जीवित बचे लोगों की कहानी एक और ऐसी दास्तान जो यह साबित करती है कि अगर आपके पास अज़्म, हौसला और मजबूत इरादा हो तो आप नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी ऐसी हैरत अंगेज और हौसला बढ़ाने वाली कहानियां मिलती रहे।